All of you welcome in Gyan Vidya channel. मैं राकेश कुमार यादव. Today I will tell you 12th class topic article and speech. What is the article and speech? Article और speech क्या है? ये 12th क्लास के पाठ्यक्रम में निर्धारित है. क्वेश्चन नंबर 15 आरबीएससी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 आप जाके देखिएगा, उसमें आपको स्पीच और आर्टिकल मिलेगा. स्पीच और आर्टिकल कैसे लिखते हैं? हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, आंसर रिप्लाई तुरंत दे देते हैं. अब स्पीच या आर्टिकल के अंदर मैं ऐसा कोई ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे अपनी कुछ सेलेक्ट लाइनें है ना, फॉर्मेट टाइप का, वो अपन स्पीच के अंदर इजीली वे में लिख सकते हैं. तो फर्स्ट एट ऑल पहले अपने को आर्टिकल या स्पीच में से एक टॉपिक करना पड़ता है. ठीक है, आर्टिकल कर लो या स्पीच कर लो. आर्टिकल स्पीच में वैसे आर्टिकल का मतलब एक टॉपिक दे देता है, उस टॉपिक के ऊपर अपने को 100 वर्ड्स के अंदर रिप्लाई देना पड़ता है. 100 वर्ड्स के अंदर जो रिप्लाई होता है और स्पीच में भी 100 वर्ड्स का रिप्लाई है, दोनों के अंदर 100 वर्ड के अंदर रिप्लाई देना पड़ता है. अब इन दोनों में से अपने को ऑप्शन दे रखा है, चॉइस कर लो भाई दोनों में से कौन सा अटेंड करना चाहते हैं. तो ये अपन टाइटल के हिसाब से, जिसके बारे में अपने को थोड़ा नॉलेज है, अपन उसके अंदर इंग्लिश की लाइनें लिख सकते हैं. उस टॉपिक को अपने को सेलेक्ट करना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक करें. अब आप लोग सर कैसे, जैसे एक उदाहरण बताइए, तो मैं कह दूं आपको सेफ्टी रोड के ऊपर लिखना है, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर लिखना है ना, और डीमोनेटाइजेशन के ऊपर लिखना पड़ेगा. तो ये अनेक प्रकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके ऊपर लिखना पड़ेगा. द यूज ऑफ लाइब्रेरी, ये रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग है ना, सेव वाटर, ये अनेक प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हैं टाइटल के ऊपर. लेकिन जो टाइटल एकदम लेटेस्ट हो, जो एकदम प्रेजेंट इश्यू हो, वर्तमान काल के, नेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके ऊपर अपने को 100 वर्ड्स लिखना पड़ता है. अब अपन स्पीच कैसे लिखे, देखिए थोड़ा सा स्पीच के अंदर मैं आपको दो, आर्टिकल और स्पीच के अंदर, स्पीच में क्या है कि थोड़ा सैल्यूटेशन लिख देते हैं अपन, ऊपर जो संबोधन होता है ना, सैल्यूटेशन. जैसे पहले किसी को कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मनीष शर्मा, क्लास 12 ऑफ संस्कृत कॉलेज जसवंतगढ़, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन दिस गिवन टाइटल. तो इस प्रकार के जो संबोधन है ना, सैल्यूटेशन है, वो अपन बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल के अंदर ये चीजें लिख सकते हैं. तो वैसे मोस्टली स्पीच के अंदर लिखा जाता है और आर्टिकल के अंदर सीधा टाइटल के ऊपर अपन डिस्क्रिप्शन करते हैं. तो मैं स्पीच के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं कि इसके अंदर अपन सैल्यूटेशन के रूप में क्या लिखें. जैसे मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. ऑल ऑफ यू भी कह सकते हो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हॉनरेबल प्रेसिडेंट, देखिए हॉनरेबल में NHON एपोस्ट्रोफी लगाकर BL भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और अपन ये भी लिख सकते हैं SONOURABLE. थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना. हॉनरेबल प्रेसिडेंट, हॉनरेबल प्रेसिडेंट, रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स. तो ये देखो सैल्यूटेशन हो गया, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. फर्स्ट लाइन ये स्टार्ट होगी बिगिनिंग, फिर अपन लिख दिया हॉनरेबल प्रेसिडेंट, रेस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल कह सकते हो, रेस्पेक्टेड टीचर्स या रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर. ये अपन एक संबोधन के रूप में लिख सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे. आगे लाइन ये तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कमिंग टुडे. ठीक है, ये लाइन अपन लिख सकते हैं. फिर अपन क्या लिख सकते हैं, आई एम. अपना भी बायोडाटा थोड़ा बताओ, हु आर यू,
You are deliver a speech among the boys and girls. You are speaker and student are audience. अब वो श्रोतागण है, आप स्पीकर हैं। स्पीकर क्या करता है? स्टेज पर खड़ा होता है ऑन द स्टेज एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द गिवन टाइटल। जो भी टाइटल दिया होता है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, आपके बीच में क्या कर रहा हूँ? भाषण दे रहा हूँ, तो आप लोग सभी ऑडियंस हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा? इस प्रकार के संबोधन के ये शब्द लिखूंगा, फिर लिखूंगा आई एम, अपना नाम लिख दो, मनीष शर्मा। मनीष शर्मा, आई एम मनीष शर्मा, ब्रैकेट बंद, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, स्टैंडिंग ऑन द स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, आई एम मनीष शर्मा। एक मिनट, थोड़ी सी लाइन और लिख देता हूं उसमें। स्टैंडिंग आई एम मनीष शर्मा, क्लास 12, ये लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई एम मनीष शर्मा, क्लास 12 ऑफ केडीएस स्कूल जयपुर, केडीएस स्कूल जयपुर। आई एम मनीष शर्मा, आई एम मनीष शर्मा, क्लास 12 ऑफ केडीएस स्कूल जयपुर, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। अब ये लाइन लिखो, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज टू एक्सप्रेस माई व्यूज, टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन गिवन relevant topic, on given relevant टॉपिक। और जो भी परीक्षा में आपका एग्जाम में टॉपिक आए उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर दीजिए। तो अब देखिए, देखो 3 and 4 लाइन आर सैल्यूटेशन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, honorable president, respected principal and teachers and my dear brothers and sisters, thank you very much coming today. I am Manish Sharma, class 12 of KDS School Jaipur, standing on the stage to express my views on this given relevant topic. अब जो भी टॉपिक आपको दे दे वो परीक्षा में अपने को एग्जाम के अंदर उसकी 3 and 10 लाइन आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करके बनाए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा इस बीच वाले में फॉर्मेट में क्या लिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और उसकी कैसे ट्रांसलेशन करें, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। लास्ट में अपन लिख सकते हैं लेट मी कंक्लूड माई वर्ड्स, लेट मी कंक्लूड माई वर्ड्स, या आई वांट टू टेल यू समथिंग, है ना। गुड, फिर अपन लिख सकते हैं लेट मी कंक्लूड माई वर्ड्स। अंतिम लाइनें जो कंक्लूडिंग लाइनें ऑफ द स्पीच वो अपन क्या लिख सकते हैं? लेट मी कंक्लूड माई वर्ड्स, लेट मी कंक्लूड, CONCLUDE, कंक्लूड माई वर्ड्स। अब मैं अपने शब्दों को क्या देता हूं? विराम देता हूं। एंड नाउ आई एम टेकिंग माई सीट, नाउ आई एम टेकिंग माई सीट, नाउ आई एम टेकिंग माई सीट। ये देखिए आपका स्पीच का टाइटल हुआ, ये कंक्लूड लाइन हो गई और ये बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, इसके ऊपर लाइन। अब कई विद्यार्थी मेरे से पूछेंगे सर इसका बीच का जो मेन है स्ट्रक्चर है, हाउ टू राइट इट, उसको कैसे लिखें? देखिए पहले तो आपको ये सुनना है ना, इतना स्पीच के अंदर आपको लिखना चाहिए सैल्यूटेशन, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, ये अपन कहीं भी जाए तो उसको अपन लिखते भी हैं। और कितने मार्क्स का आता है ये टॉपिक मालूम है? 7 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 15 और कितने मार्क्स का है? 7 नंबर। एक बहुत बड़ा स्कोर है इंग्लिश के अंदर 7 नंबर का, और वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है इसके अंदर। अब इसके अंदर अपन क्या लिखे? देखिए मैं आपको कुछ लिखता हूँ। तो इसके अंदर टॉपिक क्या है सुनिएगा मेरे पास। इसके अंदर जैसे स्पीच कभी भी जब दिया जाता है ना तो उसको प्रेजेंट टेंस में अपन लिखते हैं, मोस्टली अपन प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका? प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। प्राय अपन
अपन प्रेजेंट टेंस का यूज करके सेंटेंसों को क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है ना। कभी इजरम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये एक ध्यान रखना पड़ेगा। एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वाक्य के अंदर चाहिए शब्द आ जाए तो अपन फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से भी वाक्य बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए मस्ट, ये बी फर्स्ट फॉर्म का काम कर देता है, तब थर्ड फॉर्म आती है। अदरवाइज मस्ट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर मस्ट भी लगा दिया, वुड भी लगा दिया, शुड भी लगा दिया, तो इसके बाद अपन किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का, क्योंकि बी खुद अपने में फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो ये शुड का प्रयोग है, मस्ट का प्रयोग है, मे का प्रयोग है, सब्जेक्ट प्लस मे बी या मे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोस्टली अपन इन तीन फॉर्मूले से कोई भी स्पीच को बोल सकते हैं। जैसे अभी 10th क्लास के अंदर और 12th क्लास के, शायद 10th क्लास के अंदर चाइल्ड लेबर का आया था। अब मैंने कहा आपको टॉपिक दे दिया, मैंने स्पीच दे दिया, राइट ए शॉर्ट स्पीच 100 वर्ड्स स्पीच ऑन चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर के ऊपर 5-7 वाक्य बनाइए, क्या क्या बनाइए। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैंड द चाइल्ड लेबर, मतलब अब है प्लस थर्ड फॉर्म क्या लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा भी वाक्य बनाया जा सकता है। अब आपको जैसे मैंने पहला सेंटेंस क्या दिया, भारतीय संविधान ने चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगा दिया या लगा चुकी है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैंड ऑन द चाइल्ड लेबर। ये पहला सेंटेंस होगा, पहले आपको लिख दिया था ये। और चाइल्ड लेबर ये क्या है, द चाइल्ड लेबर वर्क इज ए क्राइम, द चाइल्ड लेबर वर्क इज ए क्राइम। ये पहला सेंटेंस आपने बना दिया। मैंने कहा इसके 5-7 वाक्य बनाओ, आपको जैसे 5-7 वाक्य में बना के देखता हूं, तो ये आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगी। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार ये स्पीच का जो मेन बॉडी है, उस मेन बॉडी के अंदर अपने को इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। जैसे मैं आपको इन्हीं 5 फॉर्मूले से मैं एक चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखता हूँ। अभी 10th क्लास के अंदर जो एग्जाम हुआ था, 12 तारीख को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर चाइल्ड लेबर का आया था। 10th में भी आया हुआ है, 10th में शायद वाटर कंजर्वेशन का आया हुआ है, 10th क्लास में वाटर कंजर्वेशन का आया हुआ है, और 12th क्लास के अंदर इसका आया हुआ है, किसका, चाइल्ड लेबर। तो पहला वाक्य यह एक सामाजिक अपराध है। सपोज कीजिए, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट मैं आपको समझाऊंगा तो भी समझ नहीं आएंगे। तो द हिंदी ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, तो यह एक सामाजिक अपराध है। मैंने ये वाक्य दिया, यह एक सामाजिक अपराध है। मैं चाइल्ड लेबर के ऊपर बोल रहा हूं, डिलीवर ए स्पीच ऑन द चाइल्ड लेबर, तो यह एक सामाजिक अपराध है। इट इज ए सोशल क्राइम, सोशल क्राइम, ठीक है। अब क्या लिखोगे, दूसरा सेंटेंस अपन इसमें क्या लिखेंगे, देखो जैसे मैंने आपको दिया है, वी नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैंड। अब दूसरा वाक्य दे दिया, हम जानते हैं, ये देखो प्रेजेंट टेंस है, हम जानते हैं भारतीय संविधान ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारतीय संविधान ने इस पर बैन लगा दिया है। वी नो दैट, अब देखिए यहाँ पर वी नो प्रेजेंट सिंपल टेंस, KNOW, यहाँ मैंने एस नहीं लगाया, अगर यहाँ ही सी इट कर देता ना तो नोज हो जाता। वी नो दैट, यहाँ देखो इज लगाया, इट इज ए सोशल क्राइम। वी नो दैट, हम जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION हैज बैंड
अब देखिए हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज वेंट द चाइल्ड लेबर, द चाइल्ड लेबर, ये आपको मैंने दूसरा वाक्य बना दिया। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनाया, सेकंड सेंटेंस कैसे ट्रांसलेशन किया, तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हमें अंग्रेजी कैसे बनानी है। तीसरा वाक्य पनिशमेंट हैज बीन फिक्स्ड फॉर सच पीपल, पनिशमेंट, अब देखना इधर PUNISHMENT, पनिशमेंट हैज फिक्स्ड, अब देखिए यहां पर मैंने लगाया था हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज बीन भी कह सकते हो, हैज बीन फिक्स्ड या हैज फिक्स्ड ऑन इट। अब इसमें क्या है, ऑन इट का मतलब या चाइल्ड लेबर के ऊपर आया, तो इस पर क्या है, पनिशमेंट भी लगा दिया गया है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप आफ्टर स्टेप्स टू स्टॉप इट, स्टेप आफ्टर स्टेप्स टू स्टॉप इट, द गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग, the government has been taking, अब देखिए has been plus ing, has been taking step after steps, steps after steps to stop it, to stop it। ये देखो फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस बन गया। इस तरीके से अपन अगर 7-8 लाइनें इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर लिख दें तो वेरी इजी यू कैन ट्रांसलेट। सोसाइटी शुड फॉलो द रूल ऑफ RTE, सोसाइटी शुड, अब देखिए शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, society should follow the rule of RTE, the rule of RTE, right to education 2009, RTE 2009। कल मैंने आपको बताया था ना RTE के बारे में, शिक्षा का अधिकार जी हमें बीएड में बताया था। ये राइट टू एजुकेशन होता है, आर का मतलब राइट टू, ई का मतलब एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है उसका हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, सरकार को फॉलो करना चाहिए। सरकार तो बनाती है, सरकार क्या फॉलो करेगी, सोसाइटी को और हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो बच्चों के लिए RT क्या है, RT के अंदर ध्यान में ना आप लोगों को 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर प्रोवाइडिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर प्रोवाइडिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द चिल्ड्रन। तो अब चाइल्ड लेबर अपन बच्चों को क्या करते हैं, अब मैं ये कह सकता हूँ चाइल्ड वर्क्स फॉर हिज लाइवलीहुड, एक बार ये भी बोल सकता हूँ मैं, चाइल्ड वर्क बच्चे कार्य करते हैं इन फैक्ट्रीज, इन होटल्स, इन शॉप्स फॉर हिज लाइवलीहुड, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए क्या करते हैं, दे मे द गांधी, वे भी गांधी हो सकते हैं, है ना, इन विद्यार्थियों में से भी गांधी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, वी मस्ट सेव चाइल्डहुड एनी कॉस्ट, वी मस्ट सेव चाइल्डहुड, हमें बचपना बचाना होगा, वी मस्ट सेव, हमें बचाना चाहिए चाइल्डहुड, उनके बचपनों को, फॉर एनी कॉस्ट, किसी भी शर्त पर हमें क्या करना चाहिए, एनी कॉस्ट, हमें उनके जीवन को बचाना चाहिए। उन बच्चों के जीवन को बचाओगे तो क्या होगा, वो बच्चे राष्ट्र के क्या है, दे आर बिल्डर ऑफ नेशन, बिकॉज द यूथ एंड द चाइल्ड आर बिल्डर ऑफ नेशन, दे मे बी गांधी हो सकते हैं, दस चाइल्ड लेबर मस्ट बी स्टॉप, दस एट लास्ट वी कैन से दैट वी मस्ट स्टॉप चाइल्ड लेबर, दस वी कैन से, दस we may say, we can say लगाओ ज्यादा अच्छा रहेगा, we can say that we must be stopped, we must be stopped। Let me conclude my words, now I am taking my seat। इसका मतलब ये हुआ, ये पैराग्राफ के अंदर मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर बताया, पहले मैंने आपको क्या बताया था, सैल्यूटेशन ऊपर से,
Good morning, everybody. Honorable President, respected teachers, my dear brothers and sisters. My dear brothers and sisters, I am Manish Sharma, class 12 of 12th class of KDS School Jaipur, standing on the stage to express my views on this given title. On the given title, child labor. Child labor is a social crime. We know that the Indian Constitution has banned the child labor. Punishment has fixed on it. Punishment, the government has been taking steps after step to stop it. We must save childhood for any cost. Thus, we can say that we must be stopped immediately, so that they could also progress in their life, because the students and the child are builder of nation. बच्चे क्या है? राष्ट्र के निर्माता है. तो ये चाइल्ड लेबर के ऊपर मैंने एक पैराग्राफ के रूप में दिया था. अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यही पर स्पीच लाइब्रेरी के ऊपर लिखना है, तो लाइब्रेरी क्या है? स्कूल की आत्मा है. तो टाइटल क्या होगा? एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो जाएगा? स्कूल लाइब्रेरी. द स्कूल लाइब्रेरी इज सोल ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी. स्कूल लाइब्रेरी इज सोल. क्या है? आत्मा है. जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइब्रेरी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ ए स्कूल. द लाइब्रेरी इज हार्ट एंड सोल ऑफ ए लाइब्रेरी. तो द लाइब्रेरी क्रिएट्स डिसिप्लिन. बच्चों में क्या करती है? अनुशासन की भावना, फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन, है ना, विच इज क्रिएटेड इन द लाइब्रेरी. वी शुड यूज ओवर टाइम इन लाइब्रेरी. द होल स्कूल रोटेट अराउंड द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज द बैकबोन ऑफ स्कूल. तो कहने का मतलब मेरा हुआ, मैंने कभी लाइब्रेरी के ऊपर स्पीच देने के लिए कह दिया, कभी मैंने आपको किसके ऊपर कह दिया? चाइल्ड लेबर के ऊपर बोलने को कह दिया, कभी मैंने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर कह. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कैन सेव ह्यूमन लाइफ. सेव वाटर, सेव लाइफ. सेव वाटर, सेव लाइफ. वाटर इज एलिक्सन. जल क्या है? अमृत है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कैन सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. विदाउट वाटर आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. बिना पानी के हमारा जीवन क्या है? संभव नहीं है. तो ये वाटर कंजर्वेशन के ऊपर मैंने आपको बताया था, जो आपके 2020 में आया था. ये जो एनुअल फंक्शन के बारे में, जो सॉरी ये क्या नाम, चाइल्ड लेबर के ऊपर बताया था, ये आपका 10th क्लास में आया था. दोनों क्वेश्चन 7 नंबर के आए. तो स्पीच बहुत इजी है. स्पीच, आर्टिकल दोनों इजी टॉपिक है, 7 नंबर के टॉपिक है. इन टॉपिक को आप लोग स्टडी करेंगे और अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से इनके 2-4 टाइटल है. और जो टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, होमवर्क के रूप में दे देता हूँ. एक तो आप याद कर लेना डीमोनेटाइजेशन. एक आप याद कर लेना ओपन डेफिकेशन. डेफिकेशन है ना, खुला शौच होता है, डेफिकेशन. उस डेफिकेशन को भी याद कर लेना. और जैसे रूल्स है ना, ये इसके ट्रैफिक रूल है, इसके ऊपर याद कर लेना. वाटर कंजर्वेशन है, इसके ऊपर याद कर लेना. लाइब्रेरी के ऊपर, इंपोर्टेंस ऑफ रीडिंग के ऊपर याद कर लेना. तो इस तरीके से ये अनेक प्रकार के टाइटल हैं, इसको लिख के देखिएगा. और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आप कल डिस्कस करूंगा. थैंक यू एवरीबॉडी. सी यू अगेन.